वेलकम टू कैम स्टडी जोन। तो दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं अगेन वही कोलिजन थ्योरी जो हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर रखी है। तो मैंने आपको कोलिजन थ्योरी में दो केसेस बताए थे कि जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो जो कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स, और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो सेम मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने आपको प्रीवियस 16 लेक्चर में क्या करवा दिया है, डेरिवेशन करवा दी है। अब हम 17 लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें डिसिमिलर मॉलिक्यूल, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कोलिजन थ्योरी में दो मॉलिक्यूल्स तो एटलीस्ट चाहिए कोलाइड करने के लिए, तो ये बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होती हैं। यूनिमॉलिक्यूलर के लिए हम ये स्टडी नहीं करते कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी हमेशा बाई मॉलिक्यूलर के लिए होगी। और अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू रहती है, और आर्हीनियस जो फैक्टर था हमारे पास, जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, उसकी क्या वैल्यू रहती है। सो हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी क्यों स्टार्ट करी थी, क्यों हम लोगों को थ्योरीज ऑफ फ्रैक्शनल रेट्स पढ़ने की जरूरत पड़ी थी। मैंने बताया था कि हम लोगों के पास जो आर्हीनियस इक्वेशन में जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था वो एक अननोन फैक्टर था। उस अननोन फैक्टर को निकालने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले हमने थ्योरी स्टार्ट करी थी कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी ही हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टडी स्टार्ट करते हैं अपना ये कोलिजन थ्योरी फॉर द बायमॉलिक्यूलर कोलिजन्स दैट अकर्स बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल रिएक्शन से। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, लेट अस से वी हैव रिएक्शन A प्लस B दैट विल गिव राइज टू प्रोडक्ट P। सो पहले वाले केस में मैंने आपको क्या माना था, आप दोनों को कंपेयर करके चलिए। जो मैंने पिछला केस बताया था और इस वाले केस को दोनों को कंपैरिजन में पढ़ोगे तो चीजों को याद रखना आसान रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, A है और B है, दोनों अलग अलग मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं P। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर केस में कोलिजन थ्योरी में कि जो कोलिजन नंबर होता है वो हमारे लिए मैटर करता है। सो कोलिजन नंबर जितना होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को कोलिजन नंबर बोलते हैं। और जितना ज्यादा कोलिजन नंबर होगा उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पर हमने ये बात थोड़ा सा चेंज कर दिया था, हमने कहा था नंबर ऑफ कोलिजन्स मैटर नहीं करती, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स मैटर करती है। ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी हमारे पास एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के लिए, ताकि वो हमारे पास प्रोडक्ट दे सके। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो जो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स दे सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको बताया था ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जिनके पास इतनी एनर्जी होगी वो वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या देंगे, कोलिजन्स देंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स देंगे, और वही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिजन नंबर की। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके चल रहा हूं मैं। एक कोलिजन नंबर हमने जब हमारे पास सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स थे हमने वहां पे स्टडी करा कोलिजन नंबर, और एक कोलिजन नंबर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दोनों के फॉर्मूलाज में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं वो डिफरेंस क्या है हमारे पास। देखो, जब मेरे पास रिएक्शन सेम मॉलिक्यूल्स थे, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेम वाला केस इस करके लेके चल रहा हूँ ताकि हमारे पास चीजों को याद रखना आसान रहे। जब मेरे पास सेम मॉलिक्यूल्स थे तब मैंने जो आपके पास लिखा, तो मैंने ZAA लिखा था, क्योंकि A मींस सेम टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे थे। तो वहां पे मेरे पास फॉर्मूला था 1/√2 पाई डी स्क्वायर V, और साथ में क्या था NA का स्क्वायर। V क्या था, एवरेज वेलोसिटी जो थी हमारे पास, ठीक है वो थी। ठीक है, सो यहाँ पे जब हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में कोलाइड करेंगे, वहां पे जो कोलिजन नंबर होगा मैं उसको ZAB से डिनोट करूंगा। ठीक है, ZAB। अब ZAB जो होगा, बस आपने 1/√2 नहीं लगाना। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना तब आपने 1/√2 नहीं लगाना। अब ये क्यों नहीं लगाना, कैसे नहीं होता, ये सब गैसियस स्टेट में, जब हम गैसियस स्टेट पढ़ते होते हैं वहां पे सारे फॉर्मूलाज वहां पे डिराइव किए जाते हैं, तो वो वहां पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ याद रखेंगे इस चीज को, अदरवाइज फिर ये हमारा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ZAB बस आपने 1/√2 नहीं लगाना, बाकी सारा सेम रहेगा, पाई डी स्क्वायर V। बस यहाँ पे क्या है, NA स्क्वायर था,
एन ए स्क्वायर क्यों लिखा था हमने, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम ले रहे थे वो दोनों सेम रेक्टेंट थे, इस करके एक के लिए भी एन ए था, दूसरे के लिए भी एन ए था। लेकिन यहाँ पे एक एन ए बनेगा और एक एन बी बनेगा, बिकॉज दोनों रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन ए और साथ में बन जाएगा एन बी। ठीक है, स्केयर मत कर देना, स्केयर यहाँ पे इसी करके करा था, इस पर्टिकुलर केस में हमने स्केयर इस करके करा था, बिकॉज इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एन ए इंटू एन ए। ठीक है, एक इसका एन ए ले लिया और एक हमने ले लिया इसका एन ए। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे एन ए लिखा, दोनों सेम थे, इस करके एन ए स्केयर बन गया था। ठीक है, यहाँ पे स्केयर नहीं आया, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज डिस्कस कर ली कि हमारे पास जेड ए बी दोनों के जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे और सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो हमारे पास कोलिजन नंबर के क्या क्या फॉर्मूलाज रहते हैं। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमारे पास सिंपल सी बात है, डी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 में बता चुका हूँ, आप जाके पहले उस लेक्चर को ध्यान से समझिए, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे कवर अप कर चुका हूँ। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक केस स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो सेकंड केस था हमारे पास डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स वाला। ठीक है, ये सारा सेम ही है, बस कुछ कुछ जगह पे हमने कोई ना कोई चेंजेस करने हैं, बाकी सारा 16 लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डी क्या था, वही था हमारे पास, डी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन डायमीटर है, ये कोलिजन डायमीटर रहता है। ठीक है, कोलिजन डायमीटर। और एन ए और एन बी क्या है, एन ए मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रेक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी रेक्टेंट को एन बी बोल देंगे। ठीक है, एन ए और एन बी हो जाता है। वी हमारे पास वही एवरेज वेलोसिटी ही है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ए के टी अपॉन पाई म्यू। यहाँ पे मैं म्यू लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, म्यू लिखूंगा। अब रीजन क्या है इसको, म्यू म्यू क्या होता है हमारे पास, देखो अब दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों मेरे पास क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं, है ना, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब किसका मास लिखोगे, वैसे तो पाई एम होता है, एम क्या होता है हमारे पास, मास लेते हैं हम लोग। अगर ए रेक्टेंट, वहां पे तो सेम रेक्टेंट थे, पिछले केस में रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स सेम थे, जब सेम रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे तब तो हमने मास ऑफ ए ही लेना था, क्योंकि ए रेक्टेंट थे और ए का हमने मास ले लिया था। लेकिन यहाँ पे ए और बी अलग अलग रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। तो म्यू क्या होता है, म्यू इज जनरली नोन एज रिड्यूस्ड मास, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है, दैट इज इक्वल्स टू एम, यहाँ पे मैं ए और बी की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ये हमारे पास रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला, इसको हम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कि भाई 1 और 2 की टर्म्स में लिखते हैं, वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम a भी मान के चले हुए हैं, तो यहाँ पे हम ma mb अपॉन ma प्लस mb, अब दोनों के मासेस का कॉम्बिनेशन ले लिया है हमने, उसी को हम रिड्यूस्ड मास बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस्ड मास की वैल्यू म्यू आ चुकी है। अब हम इसको लिखो, के क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जितने भी हम टर्म्स बीच में जो वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे के हो गया, म्यू हो गया, वी हो गया, डी हो, इनके सभी के आपको मतलब पता होने चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और मैंने आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एक फॉर्मूला भी बताया था, दैट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम तब यूज करते हैं जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना, तो जब हम मोल्स की टर्म्स में चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर वर्ड यूज करना पड़ेगा, आर मींस नेचुरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, सो आर को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए। तभी तो देखो ना, आर मोल्स में और मोल से आप नीचे नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो एक मॉलिक्यूल का निकल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब समझाया हुआ है, देख सकते हैं आप जाके। ठीक है, सो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस सारी जगहों पे ये वैल्यूज को पुट करना है और जेड ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है। सो जेड ए बी दैट इज इक्वल्स टू, पाई को मैं ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है, डी स्क्वायर को भी मैं ऐसा रख रहा हूँ। यहाँ पे डायमीटर के आप सब्सिट्यूट में ये भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप ए और बी लिख दो। ठीक है, डी ए बी स्क्वायर, यहाँ पे पता लग रहा है कि ए और बी जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उसका इफेक्टिव डायमीटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।
मैक्सिमम टाइम इन न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है। तो डी ए बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 के टी अपॉन पाई म्यू अंडर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा एन ए इंटू एन बी। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूलाज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा और जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना था इसके अंदर, ठीक है। अब से देखो, अब हमारे पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। डी स्क्वायर कितनी वैल्यू बन जाएगी, देखो 8 के टी अपॉन पाई, म्यू की कितनी वैल्यू होती है एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा ना, म्यू में डिवाइड में था वो चीज एम ए प्लस एम बी, वो अब ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा एन ए और यहाँ पे आ जाएगा एन बी, ठीक है। सो ये हमारे पास चीज बन गई। अब ये जो हम टर्म लिख रहे हैं ये हमारे पास इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें के है, एम ए है, एम बी है। अगर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक चीज बताई थी कि एम ए जो है, जैसे कोई भी हम मास ले रहे हैं ये वाला एम ए, एक मॉलिक्यूल का मास, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, एम ए दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए अपॉन एन, एन क्या है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसको मैं एम ए अपॉन एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करने मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना निकल जाएगा, जितना हमने मास लिया अपॉन डिवाइडेड बाय एन ए, डिवाइड में चला जाएगा वो चीज, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, ठीक है। सो एम ए इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एन, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर मैंने एम बी को लिखना हो तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम बी अपॉन एन, ठीक है। सो ऐसे लिखा जा सकता है इस एम बी को भी और एम ए को भी, और के की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आर अपॉन एन। अब सारी वैल्यूज को जरा पुट करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, पाई डी स्क्वायर ए बी, हाँ जी, के की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर अपॉन एन, टी को टी रहने देंगे, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नीचे पाई पुट करेंगे और नीचे भी क्या है हमारे पास एम ए अपॉन एन इंटू एम बी अपॉन एन, और ऊपर क्या बन जाएगा एम ए अपॉन एन प्लस एम बी अपॉन एन। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ऊपर से एन कॉमन निकाल लो, नीचे से भी एन जो है वो कॉमन निकाल लो, ठीक है। ऊपर से एन कॉमन निकालना, जरा प्लस वाले एरिया से एन कॉमन निकालेंगे, एक आर के नीचे एन है, एक एन ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, और नीचे भी 2 एन है, तो एन से एन सारे कट जाएंगे, सारे के सारे जितने भी एन है ये हमारे पास, ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई डी स्क्वायर ए बी 8 आर टी एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाय पाई एम ए इंटू एम पी का अंडर, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे चीज बन जाएगी जेड ए बी, ठीक है, और साथ में आ जाएगा एन ए इंटू एन बी, ये साथ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ, ये स्टेप समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम लोग वाले स्टेप्स जो है यहाँ पे कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास जेड ए बी की वैल्यू ये वाली निकल के आ जाती है, ठीक है। अब जेड ए बी की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, अब हमें पता है कि जो हमारा रेट होता है, हमने ऊपर रिएक्शन कंसीडर क्या करी थी, ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, यहाँ से रेट अगर मॉलिक्यूल्स की टर्म में निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी एन ए अपॉन डी टी, और यही रेट इक्वल्स टू, ये हम थ्योरेटिकल रेट लिख रहे हैं ना, माइनस डी एन बी अपॉन डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है हमारा रेट जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये मैंने एन ए और एन बी मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिखा है हमारे पास, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे ये वाला रेट निकल गया, ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, और एक इक्वेशन हमारे पास जो हमने अभी जेड ए और जेड ए बी की टर्म्स में निकाल सकते हैं रेट को। मैंने बताया था वो रेट किसके बराबर होगा, जेड ए बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स। जो जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी है इफेक्टिव कोलिजन्स। सो इफेक्टिव कोलिजन्स ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस डी एन ए बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस डी एन बी बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू पाई डी ए बी स्क्वायर 8 आर टी एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाय पाई एम ए एम बी, ऐसे करके, और साथ में आ जाएगा हमारे पास एन ए इंटू एन बी। ठीक है, सो ये बन गया, और साथ में ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फ्रैक्शन तो लगाना ही लगाना है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों के रेट आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो हमने रेट लिखा है, ये जो हमारे पास आया है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आई है, ये हमने किस फॉर्म में आती है, मैंने बताया था ये चीज, दैट इज इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको इस चार्ज पर दो, पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आता है कि इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ये हमारे पास इसका कुछ फॉर्मूला रहता है रेट ऑफ रिएक्शन का। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आगे चलूं तो हमें क्या पता करना है। आप देखो, अब हमें पता है कि अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं इन द फॉर्म ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन, सो रेट लो एक्सप्रेशन में इसका रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू के, और साथ में हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, अगर मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में ही रखना है तो। ठीक है, सो के एन ए इंटू एन बी, ये क्या है, ये हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन। मैंने कहा ना, रेट आप प्रैक्टिकल में भी लिख सकते हो तो एक्सपेरिमेंटल वे में भी लिख सकते हो, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंटल रेट लो लिखा नीचे वाला। अब आप इसको कंपेयर कर दो, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, इस थर्ड इक्वेशन को इस फोर्थ इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो, तो हमारे पास के की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, पाई डी स्क्वायर ए बी 8 आर टी एम ए एम बी डिवाइड बाय पाई एम ए एम बी। ठीक है, और साथ में एन ए और एन बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी बच जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, रेट कांस्टेंट की। अब इसके यूनिट्स भी हमारे पास सेम ऐसे ही रहेंगे। मैंने कहा था ये यूनिट्स आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप सभी में वैल्यूज पुट कर करके यूनिट्स निकाल सकते हैं। सभी की जहाँ पे डायामीटर की जगह पे सेंटीमीटर पुट करो, मास की वैल्यूज पुट करो, आर की यूनिट्स पुट करो, फिर जाके आपके पास ये यूनिट्स आएंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आपको याद ही रख लेना चाहिए इतने खज्जल होने की बजाय। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसके यूनिट्स रहेंगे। अब इसको आर्हीनियस इक्वेशन जो हमारे पास रहती है, के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, पाई डी ए बी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी ए बी स्क्वायर और 8 आर टी एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाय पाई एम ए एम बी अंडर रूट रहेगी। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने आपको कहा था, मैंने पहले पूछा था, अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा, यूनिट्स उसके। ठीक है, रेट कांस्टेंट के भी यूनिट्स वही रहते हैं हमारे पास। जो यूनिट्स हमारे पास चेंज होंगे वो यहाँ पे ए के चेंज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड।
ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड जो है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज के यूनिट्स रहते हैं। ये ए की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब हमने जो भी चीज अब तक पढ़ी वो हमने मॉलिक्यूलर यूनिट्स में पढ़ी। ठीक है, अब हमें हमारा अगला टास्क क्या रहता है, वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करा था, मोलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तो इसको करेंगे हम लोग इन मोलर यूनिट्स। सब कुछ अब हम मोलर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको दोनों यूनिट्स में फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, सो मोलर यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये वाली रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट P। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेट लिखना चाहूँ तो मैं इसको रेट कैसे लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसे करके लिखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की टर्म में ना लिख के मोल्स की टर्म में लिख रहा हूँ। मोलर यूनिट्स का मतलब मोल्स की टर्म्स में लिखना है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी बी बाय डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब हमारे पास, अच्छा यहां तक आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि मुझे कन्वर्ट करना है, जो मैंने एन ए लिखा था उस एन ए को एक ए की टर्म में लिखना है। मतलब मुझे एन ए को इन टर्म्स ऑफ इस फॉर्म में लिखना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इसका मतलब होता है ये मोल्स पर लीटर की कंसंट्रेशन वाले टर्म्स में लिखना है। ठीक है, वो जो एन ए था वो मॉलिक्यूल्स की टर्म में था। अब मुझे कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई हुई है पहले भी। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, अब ए की टर्म्स में देखो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको ये, अगर आपको ये चीज यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझा चुका हूँ कि हमारे पास जब हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टर्म में था, अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो मोल्स की टर्म में निकल जाएगा। सो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको मोल्स पर लीटर की टर्म में निकालना चाहते हो, मतलब ए की स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो, ठीक है, तो दैट इज मोलर टर्म्स में आपको मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। ये मोल्स बन गए। अब पर लीटर, तो पर लीटर था वहां पे सेंटीमीटर लिख रहे थे हम ऊपर, ऊपर जितना भी था वो सब सेंटीमीटर क्यूब में था। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट कर दो, या लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, एक ही बात होती है। लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, एक बार जरूर देखें, फिर आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। पर सेंटीमीटर क्यूब था तो पर मतलब नीचे, नीचे सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 आएगा, और 10 रेज़ टू माइनस 3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 रेज़ टू पावर प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये जो यूनिट्स हमारे पास रहेंगे ये हमारे पास रहेंगे मोल्स पर लीटर में यूनिट्स रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। ठीक है, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन इन 10 रेज़ टू पावर 3 मोल्स पर लीटर बन जाएगा। अब यहाँ से आप एन ए की वैल्यूज को निकाल सकते हो। अब एन ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए की कंसंट्रेशन इंटू एन डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ये हमें वैल्यू आगे यूज करेंगे, मैं बताऊंगा, अभी आपके लिए इसको संभाल के रख लो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यस, सो हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाली टर्म हम संभाल के रख रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या था, A इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन इन 10 रेज़ टू पावर 3 मोल्स पर लीटर। अब आप क्या करेंगे, इसको डी ए कर देंगे। अब यहाँ पे डी ए कर रहे हैं तो 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन एन तो ऐसा रहेगा और डी एन ए हो जाएगा। अब माइनस का साइन लगा देंगे और डी टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी। माइनस से माइनस लगा देंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और dt से डिवाइड कर देंगे। ये लाइंस आप लिख लेना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन एन माइनस डी एन ए बाय डी टी। इस फॉर्म में बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब मैंने इसको क्यों कन्वर्ट करा है इस फॉर्म में, बिकॉज ये रेट बन गया। अब ये किसके बराबर आ गया, ये रेट के बराबर ही तो आ गया ना। मुझे रेट ऑफ फ्रैक्शन ही तो निकालना था, तो यहीं से हम रेट ऑफ फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्रैक्शन आप बी की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो दोनों इक्वल ही आएंगे। देखो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, इतने मोल्स पर लीटर आ गया। अब यहाँ से एन बी की वैल्यू निकाल लो, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू है, b इंटू एन डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 3।
ठीक है। अब चाहे आप माइनस डी बी बाई डी टी निकालो, वही आप चाहे पहले पहले डी से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डी बी कर दो, और फिर बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करके डी टी से डिवाइड कर दो। तो ये मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ, तो उससे में सेम ही वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने पीछे ए की टर्म्स में निकाली है वही वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे बन जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, सो रेट तो हमारे इन दोनों के बराबर है। जो ओवरऑल रेट मैंने ऊपर लिखा है, ये देखो इस साइड से मैंने रेट लिखा है ऊपर। अब ये रेट में दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ए और बी वाला जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो और इधर जो लिख रहे हैं वो दोनों क्या है हमारे पास, सेम ही है। तो चाहे आप डी एन ए बाई डी टी की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आपको डायरेक्टली रेट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या थी हमारे पास वैल्यू डी एन, देखो रुक जाओ मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ पुट करनी है, माइनस डी एन ए अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस डी एन ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, यही वाली थी हमारे पास। ये देखो ये वाली वैल्यू को मैं सीधा कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। इतनी बड़ी वैल्यू कौन लिखेगा, ये ये ठीक है। और रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ अपॉन एन के साथ। ठीक है, सो यही रहेगी हमारे पास वैल्यू। ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, रेट की वैल्यू रह जाएगी। जो ऊपर हमने लिखा वो रेट की वैल्यू मैंने डायरेक्टली वहां से उठाई, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी थी, माइनस डी एन ए बाय डी टी की वैल्यू पुट करनी थी, और वो इतनी इतनी वैल्यू मेरे पास ऊपर मैंने कैलकुलेट कर रखी थी। बस उसको मैंने 10⁻³ अपॉन एन के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी तक हमारी इक्वेशन नहीं आई है मोलर यूनिट्स में, क्योंकि अभी तक इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दो टर्म्स ऐसी हैं जो मॉलिक्यूल्स की टर्म में है। अब मुझे मोलर यूनिट्स में चाहिए, तो मुझे एन ए और एन बी की जो वैल्यूज हैं वो भी मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस पर चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 10⁻³ अपॉन n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एक, अच्छा इसको सिंपल, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, जस्ट वेट। कॉपी, ठीक है, यहां तक तो हमारे पास सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस एन ए की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने आपको अगर देखा जाए ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आपको एन ए की वैल्यू निकाली थी, ये देखो ये वाली एन ए की वैल्यूज यहाँ से लेंगे, और एन बी की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे। तो कैसे बन जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा देखो, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू एन डिवाइडेड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बी इंटू एन 10⁻³ और e⁻−e अपॉन आर टी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, एक एन से एक एन हमारे पास कट गया है यहाँ पे, और हमारे पास जो चीज़ बन जाती है, अब जो रेट आ जाएगा तो वो पूरा का पूरा हमारे पास कितना बन जाएगा, n अपॉन 10⁻³ बन गया है, n अपॉन 10⁻³ बन चुका है जस्ट। ठीक है, n अपॉन 10⁻³ अलग निकाल लिया, बाकी सारा सेम हमारे पास ऐसा रहेगा। इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो n अपॉन 10⁻³ को पहले लिख लिया, बाकी सारा सेम, पाई डी स्क्वायर ये सब कुछ सेम रहेगा। लिखने के बाद फिर यहाँ पे बन जाएगा a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन इंटू e⁻−e अपॉन आर टी। लो भाई, ये हमारे पास जो रेट की वैल्यू आई है, अब ये मोलर यूनिट्स में हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास रेट की वैल्यू आई है ये हमारे पास मोलर यूनिट्स में आ चुकी है। सो
सो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारे पास इसके यूनिट्स रहेंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास जो रेट है वो मैंने आपको निकाल के बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकला है अभी। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अगर आप आगे जाएं तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू ए की कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, कंपेयर करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारा टास्क तो आप लोगों को पता ही है कि क्या कैसे करते हैं हम लोग। सेम ही टास्क है, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी मारा, यहाँ पेस्ट मार दिया। ठीक है, ऐसे करके, और साथ में ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके यूनिट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, याद करना थोड़ा सा पिछला लेक्चर। ठीक है, इसमें बन जाएंगे हमारे पास लीटर पर मोल पर सेकेंड, इसके यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने तो बस इसको याद रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज बन चुकी है हमारे पास के इज इक्वल्स टू ये वाली, अब हम इसको कंपेयर कर देंगे आर्हेनियस इक्वेशन के साथ, that k is equals to a e raised to power minus e upon rt। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे और मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास आंसर आया है, ये हमारे पास किसका आंसर आया, ए का आंसर आ गया। सो ए क्या हो गया, एन अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 पाई डी स्क्वायर 8 आर टी, ये सब कुछ, और यहाँ पे बन जाएगा हम लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर्हेनियस फैक्टर की, जिसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट बोल लो चाहे इसको, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये सारी चीजें हमारे पास मोलर यूनिट्स में आई हैं। ठीक है, मोलर यूनिट्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन थ्योरी हो चुकी है खत्म। अब हम पढ़ते हैं कि कोलिजन थ्योरी की थोड़ी सी ड्रॉबैक्स, थोड़े से इसके फ्लॉज देखते हैं कि क्या कोलिजन थ्योरी कब वैलिड नहीं है, कब यहाँ पे भी वैलिडिटी दिखाती है। सबसे पहले बस इसको सुनना है मेरी बात को, आप इसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आप ऐसे बोलो कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है, किसकी, कोलिजन थ्योरी में मॉडिफिकेशन। अब बेसिकली क्या बात होती है हमारे पास, देखो अब तक हमने जो भी चीज पढ़ी, कोलिजन थ्योरी ने सिर्फ हमें एक फैक्टर बताया था विच इज एनर्जी फैक्टर। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने की। ठीक है, यानी कि हमें इफेक्टिव कोलिजन्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसने सिर्फ एनर्जी बैरियर के बारे में बताया था। अब मान लो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके पास एनर्जी तो प्रॉपरली है, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट सिर्फ क्या एनर्जी वाला फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास हमने बात करी थी कि कोलिजन्स होना, कोलिजन्स अगर हो रही हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, पर मैंने उसके अंदर फिर आपको बताया था कि नहीं, कोलिजन्स होना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन्स का होना जरूरी है। तो इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसके अंदर एनर्जी फैक्टर लेकर आए थे, एक एनर्जी बैरियर जो हमने तो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि मॉलिक्यूल्स के पास एटलीस्ट मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है क्या वो एनर्जी फैक्टर ही अकेला रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो बात है नहीं, एक और फैक्टर हमारे पास होता है ओरिएंटेशन। मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन दो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो भर भर के है, पर इनके पास अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है कि मुझे इस साइड से टकरा के ही प्रोडक्ट मिलेगा या मुझे इस साइड से टकरा के प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, तो एनर्जी का क्या करेंगे, है ना। अगर एनर्जी उनके पास है, अगर उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं, उनके पास प्रॉपर फेज ही नहीं है कि किस साइड से उनको अटैक करके ही ये प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा, एनर्जी होने पे भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो एक अनदर जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द ओरिएंटेशन फैक्टर। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर मैं करूँ तो वो मुझे ओरिएंटेशन TATION ओरिएंटेशन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा।
ठीक है। सो ओरिएंटेशन फैक्टर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, मतलब मेरे पास दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप सिर्फ ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ ओरिएंटेशन ही चलेगी। मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, बहुत कम एनर्जी है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक रीच नहीं करी है, तो ओरिएंटेशन अगर उसकी प्रॉपर भी है फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दो फैक्टर्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। one is the energy factor, second one is the orientation factor. So orientation factor स्टीरिक फैक्टर भी होता है, इसको स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, स्टीरिक फैक्टर, इसको P से डिनोट करते हैं, P से। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने वो SN1 और SN2 रिएक्शन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, SN2 में होती है जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। उसमें हमारे पास लीडिंग ग्रुप आगे से लीव करता है और जो भी हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से उस पर अटैक करता है। ये उसकी ओरिएंटेशन है, वो आगे से अटैक नहीं कर सकता। अब मान लो आगे से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, पीछे से हमारे पास अटैक हो रहा है, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। अगर फ्रंट साइड से ही अटैक हो रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का स्टीरिक बल्क भी हमारे पास मैटर करता है कि उसकी ओरिएंटेशन किस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कोलिजन थ्योरी में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। सो अब हम इसमें इक्वेशन बना देंगे। देखो अब हमारे आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी थी, लेकिन ओरिएंटेशन फैक्टर इंक्लूड करके हमारे पास क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू पी ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास बन जाएगी, जिसके अंदर p जो है वो ओरिएंटेशन फैक्टर भी हमने इंक्लूड कर दिया। देखो एनर्जी वाला तो पहले से ही है, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये एनर्जी फैक्टर है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी जा तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ग्रेटर है, ये वाला एनर्जी फैक्टर तो है, तो हमें साथ में ओरिएंटेशन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब एक प्रॉपर इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। सो ये थी इसकी कुछ मॉडिफिकेशन कि ओरिएंटेशन फैक्टर भी हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी फैक्टर भी और ओरिएंटेशन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। और इसकी सबसे बड़ी अब ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी की। मैं आपको जस्ट बोल के बता रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, अदरवाइज बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था कि हमारे पास की कुछ लिमिटेशन ये है, कोलिजन थ्योरी जो है वो हमारे पास इफेक्टिवली ये जो ओरिएंटेशन फैक्टर है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर जो है ये हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए हमें एक नेक्स्ट थ्योरी पे चलना पड़ेगा, दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो वहां पे जाके हम ओरिएंटेशन फैक्टर का फॉर्मूला देखेंगे आगे जाके ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। सो ये इसकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन होगी। सो मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी थी, ओरिएंटेशन फैक्टर को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल कोलिजन थ्योरी, जिसके अंदर हमने दो केस स्टडी करे थे। जब हमारे पास सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तब हमारे पास किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, रेट कांस्टेंट कैसे रहता है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे रहता है। मैंने आपको इसको मॉलिक्यूलर यूनिट्स में भी कन्वर्ट करना बताया और मोलर यूनिट्स में भी बताया। और अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उसमें भी हमने दोनों चीजें स्टडी करी, मोलर यूनिट्स भी और मॉलिक्यूलर यूनिट्स भी स्टडी करी, ठीक है। सो ये डेरिवेशन है हमारे पास किसकी, कोलिजन थ्योरी को लेकर, और सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूनिमॉलिक्यूलर के लिए नहीं। सो यूनिमॉलिक्यूलर के लिए हम अलग से थ्योरीज पढ़ते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने ये वाली जो दो थ्योरीज स्टार्ट करी हैं, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इन दोनों को पहले हम खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आपको ये कोलिजन थ्योरी अंडरस्टैंड हुई होगी, दोनों केसेस अंडरस्टैंड हुए होंगे। ध्यान से इनको समझिएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करा, हर किसी जगह पे हमने आर निकालना है, के निकालना है और ए की वैल्यू निकालनी है, इतना ही काम हम लोगों को इस कोलिजन थ्योरी में करना है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।